गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपको दिख रहा है कि नया बोर्ड आ गया है। ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी होगी और इम्प्रूवमेंट मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम फिर शुरू करते हैं क्लास 11th, सेम टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब हमने बात की थी तो हम ये बात कर चुके थे, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में बात हो चुकी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात हो चुकी थी। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और हम थोड़ा बात को ये समझने की कोशिश करते हैं कि अब हम दो चीज़ों के बीच में फंस चुके हैं। क्या? नेचर ऑफ मैटर के बारे में जब हमने देखा है, नेचर ऑफ मैटर की जब हमने चर्चा की तो हमने ये क्या पाया कि ये दो तरह के बिहेवियर को शो करता है। एक तो है वेव नेचर और एक है पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो अब ये बताओ मुझे कि जब कौन सा एक्सपेरिमेंट ऐसा है या कौन सी ऐसी बात है जो वेव नेचर को दिखाती है, कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो वेव नेचर को दिखाता है और कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो पार्टिकल नेचर को दिखाता है। तो जो वेव नेचर को दिखाता है वो हमारे हैं डिफ्रैक्शन, जैसे कि डिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया या फिर इंटरफेरेंस हो गया। तो ये जो फिनोमिनाज हैं ये एग्जाम्पल हैं ठीक है, ये ए हो गया, ये बी, ये एग्जाम्पल किसके हैं? वेव नेचर के हैं। जबकि जब पार्टिकल नेचर की बात करते हैं तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने कल डिस्कस किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और बी पार्ट मान लो बी एग्जाम्पल ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इसके बारे में हमने चर्चाएं की थी और ये जाना था कि पहले तो हम जानते थे सिर्फ वेव नेचर के बारे में, उसके बाद हमने देखा कि पार्टिकल नेचर भी होता है। और ये एक्सपेरिमेंट जो है ये हमें बताते थे कि जो हमारी वे जो एनर्जी है या जो हमारी लाइट वेव है, जो लाइट एनर्जी है वो दोनों चीज़ों को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है या दोनों चीज़ों से प्रभावित होती है। मतलब दोनों चीज़ों के टाइप का बिहेवियर शो करती है। एक बार वेव नेचर शो कर देगी, एक बार पार्टिकल नेचर शो कर देगी। तो साइंटिस्ट ने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम ना तो वेव को पार्टिकल नेचर का बोलेंगे, ना हम जो लाइट है एनर्जी है उसको वेव नेचर का बोलेंगे। तो लाइट एनर्जी को या लाइट की जो रेडिएशन है उसको ना तो पार्टिकल माना जाएगा ना वेव माना जाएगा। तो क्या मानेंगे? जैसा जिस टाइम पर आप ऑब्जर्व करोगे आप वैसा ही उसको मान सकते हैं। जैसे अगर आप उसके पार्टिकल नेचर को लेकर कोई चीज स्टडी कर रहे हैं तो आप उसको पार्टिकल नेचर लेके कंसीडर करेंगे, या फिर जब आप मैक्रो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चले गए हैं तो आपको वेव नेचर ज्यादा दिखेगा, तो आपको उसको वेव नेचर को देखना है, कंसीडर करना है। तो ये आपकी जो आपका पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर डिपेंड करता है। साइंटिस्ट ने बोला कि दोनों ही नेचर शो करता है, मटेरियल और जो मैटर होता है वो दोनों ही तरह के जो नेचर है उनको शो करता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। तो ये आपको पता होना चाहिए। आज की जो क्लास है ना वो है कंसेप्ट को बिल्ड करने की, कि आप हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि जो पार्टिकल जो एटम है वो दोनों तरह के नेचर को शो करता है तो कोई फायदा नहीं है। तो आज थोड़ा आपको कंसेप्ट्स जो हैं उनको समझने में आसानी होगी। ठीक है, हाँ चलिए, तो ये तो हमारा हो गया। अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की वो टिपिकल होती है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, उनसे आपको काफ़ी कुछ समझने में आसानी होगी। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो मैं यहाँ पर आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। क्या क्वेश्चन है? उसके अंदर
एनर्जी निकालनी है, एनर्जी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम जानते हैं ना, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दे कितनी रखी है, 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अच्छा, अब जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं जिनकी एनर्जी निकालनी है वो दे रखे हैं 1 मोल। अब ये 1 मोल क्या चीज़ है ये भी बताऊंगा। जो अमाउंट जो दे रखी है, अमाउंट जो दे रखी है, अमाउंट जो दे रखी है वो दे रखी है 1 मोल। 1 मोल अमाउंट के फोटॉन्स हैं, उनकी एनर्जी को हमें क्या करना है, निकालना है। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल टू एच म्यू। जो प्लैंक ने हमें बताया था कि जो एक फोटोन होता है उसकी कितनी एनर्जी होती है, एच म्यू के इक्वल होती है। तो कुछ नहीं करना, एनर्जी को लिखना है एच म्यू बी। जो म्यू जो है वो दे रखा है कितना, 5 इंटू 10⁻14। एच की वैल्यू यहाँ से ये कांस्टेंट होती है 6.626 इंटू 10⁻−34। क्या सही है, ये एनर्जी निकलाएगी, एनर्जी निकलाएगी। लेकिन ये किसकी एनर्जी निकलेगी, ये एक फोटोन की एनर्जी निकलेगी। ठीक है, हमें एक फोटोन के बारे में नहीं पूछ रखा, उसने पूछ रखा है कि 1 मोल के बारे में बताइए। तो आपने अगर मोल कंसेप्ट पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर तो आपको पता होगा कि एक मोल के अंदर, एक मोल के अंदर जैसे ये 1 मोल लिख रखा है ना, इस 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 6.06 इंटू 10⁻23। इतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर एक फोटोन की एनर्जी इतनी है तो 1 मोल की कितनी हो जाएगी, इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.06 इंटू 10⁻23। तो ये जो एनर्जी निकल कर आएगी, ये जो एनर्जी निकल कर आएगी वो किसकी होगी, 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है। आई बात समझ, क्या समझ में आया। तो 1 मोल जो है, 1 मोल पार्टिकल्स जो हैं जितनी एनर्जी कैरी करेंगे वो यहां से निकल के आ जाएगी। आ गई बात समझ, ठीक है। ऐसे ही न्यूमेरिकल करना था। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और करते हैं। ये न्यूमेरिकल हमें किस बारे में है, देखो यहीं पे तुम्हें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अभी जो हमने ये न्यूमेरिकल किया ये पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इससे अगला न्यूमेरिकल होगा जो क्या होगा, जो हमें ये बता रहा होगा कि भाई पार्टिकल नेचर नहीं, वेव नेचर भी होता है लाइट का, मैटर का। मैटर का क्या होता है, वेव नेचर भी होता है। उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसमें पावर दे रखी है। उसने बोला कि एक बल्ब है, एक बल्ब है, ठीक है, ग्लो कर रहा है, तो वो क्या करेगा, फोटॉन्स निकालेगा। कोई बल्ब है तो उसको अगर आप पावर दोगे तो क्या निकालेगा, फोटॉन्स निकालेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। तो अब उसने क्या बोला कि इस जो बल्ब है, पहले इसके अंदर जो गिवन है वो लिख देता हूँ, ठीक है। उसने दे रखा है कि इस बल्ब की जो पावर है ना वो 100 वॉट है। वॉट पावर की यूनिट होती है, ठीक है। और जो ये वेवलेंथ एमिट कर रहा है वो है 400 नैनोमीटर की, ठीक है। हाँ, तो हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं, नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं, ये करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पावर क्या होती है। पावर जो होती है वो होती है कि आप किसी काम को पर टाइम के कितने इंटरवल में कितना कर रहे हो। मतलब क्या कि जैसे वर्क होता है ना, वर्क, कोई काम करते हैं तो वर्क करते हैं, वर्क पर यूनिट टाइम जो होता है वो होता है पावर। वर्क जो होता है उसकी यूनिट होती है जूल, टाइम जो होता है उसकी यूनिट सेकंड, तो सेकंड इनवर्स।
पावर की यूनिट क्या हो गई, जूल पर सेकेंड इनवर्स। तो हम इस पावर को लिख सकते हैं 100 जूल पर सेकेंड। ये उसकी पावर थी, किसकी पावर थी ये, किसकी पावर थी ये, बल्ब की। ठीक है, हमें निकालना है कि ये नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने एमिट कर रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने एमिट कर रहा है, ये निकालना है, ये निकाल के देना है। तो हम क्या करेंगे, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी तो ये क्या कर रहा है, लिबरेट कर रहा है। तो अब नंबर ऑफ फोटोन कितने निकालेगा, तो एक फोटोन में पहले ये निकाल देते हैं कितनी एनर्जी है। ठीक है, तो एक फोटोन में जो एनर्जी है वो कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू एच म्यू। हमें दे रखा है क्या, नैनोमीटर में वेवलेंथ दे रखी है। म्यू जो होते, एक चीज मैंने बताई थी कि C इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू लैम्डा होता है। ये रिलेशन याद है, अगर याद नहीं है तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था आपको, तो मैंने ये बताया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीपल होती है। तो अगर म्यू और लैम्डा, आपको अभी क्या करना है, लैम्डा जो है वो दे रखा है, कितना दे रखा है, 400 नैनोमीटर, तो 10 टू पावर -9। सी जो दे रखा है वो 3 इंटू 10 टू पावर 8। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 इंटू 10 टू पावर -9 अपॉन 3 इंटू 10 टू पावर 8। ये क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, यहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, उस फ्रीक्वेंसी को यहां पुट कर देना। एनर्जी निकलाएगी एक फोटोन की, एक फोटोन की एनर्जी निकलाएगी, एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 इंटू में म्यू जो है ये वैल्यू रखो 400 इंटू 10 टू पावर -9 अपॉन 3 इंटू 10 टू पावर 8। ठीक है, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी लेकिन निकालना है ये। ठीक है, मान लो ये सब कैलकुलेट करने के बाद, ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपके पास एनर्जी जो है एक फोटोन की, एक फोटोन की एनर्जी आपके पास आई x। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालेंगे, ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अगर इस टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी को मैं एक में जितनी एनर्जी उससे डिवाइड कर दूं तो क्या निकलाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलाएंगे। देखो भाई, दोबारा से समझाता हूँ इस न्यूमेरिकल को कैसे किया गया। सबसे पहले बल्ब को ऑन किया, बल्ब की पावर दे रखी थी 100 वॉट। ठीक है, 100 वॉट का बल्ब था। पावर जो होती है वो वर्क अपॉन टाइम होती है, वर्क कितना टाइम में कितना ज्यादा वर्क कर रहा है वही उसकी पावर है। कोई वेट लिफ्टर है तो वो कितना ज्यादा रैप्स निकाल रहा है एक टाइम में, वही उसकी पावर होगी ना। जो जितनी जल्दी जल्दी रैप कर रहा है यानी उसकी पावर उतनी ज्यादा है। तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क जो होता है वो जूल होता है, टाइम जो होता है वो सेकंड होता है उसकी यूनिट, यानी कि इस वोट को हम जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। अब जूल पर सेकंड ये तो हमारे पास आ गई कि टोटल पावर कितनी है इस बल्ब की। अब हमें क्या निकालना है कि फोटॉन्स कितने एमिट कर रहा होगा। फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स तब निकालेंगे जब हमें एक फोटोन की एनर्जी पता हो कि जब एक फोटोन निकलता है वो कितनी एनर्जी का होता है। तो वो निकालने के लिए मैंने यूज किया E इज इक्वल टू एच म्यू। H की वैल्यू हमें पता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 होती है वो। और फिर म्यू की वैल्यू हम निकाली C इंटू लैम्डा, वो लैम्डा इंटू म्यू होता है ना C इक्वल टू, तो उससे उस रिलेशन से हमने एक फोटोन में कितनी एनर्जी होगी वो निकाल ली। उस एक फोटोन की एनर्जी को डिवाइड कर दिया किससे, पावर से, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे निकल कर आ गए। आ गई बात समझ, तो ये था। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, जैसे जैसे अब हमें एनर्जी निकालना आ गया, हमें फोटॉन्स के बारे में पता चल गया, हमें ड्यूअल नेचर के बारे में पता चल गया,
तो फिर स्पेक्ट्रा के बारे में उन्होंने डिटरमाइन करना शुरू किया। उन्होंने ये देखना शुरू किया कि किसी भी एटम को पहचानते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं। और जब भी हम किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ना, एक्सपेरिमेंट्स करके ये पता चलता है कि वो चीज़ क्या है। तो हर एक एक्सपेरिमेंट को भी जो है वो लैब में किया जाता है, फिर उसके बाद उसको ऑथेंटिक के लिए आप प्रूव कर सकते हैं, या फिर आप जो भी आप थ्योरेटिकली जो चीज़ बोल रहे हो उसको आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। तो अब तक तो हमने ये सब जान लिया। अब हम देखेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स क्या होता है। ठीक है, क्वांटाइजेशन का मतलब कि एक लेवल के अंदर एक एक जो अमाउंट है फिक्स है, वो कैसे फिक्स है। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बात की थी, तो हमने कहा था कि टेम्परेचर अगर देते जाओगे तो वहां से रेडिएशंस निकलेंगे और वो अलग अलग कलर की हो सकती हैं। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी हमने देखा था। तो और एक जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि मान लो आप कोई अमाउंट ऑफ लाइट डाल रहे हैं, लेकिन वो अगर थ्रेशोल्ड वाली फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, उतना एनर्जी नहीं होगी कि वो इजेक्ट करवा पाए इलेक्ट्रॉन को, तब तक वो नहीं होता है। तो वो भी क्वांटाइज्ड हो गया ना, कि एक अमाउंट फिक्स हो गया। हर एक एनर्जी लेवल का एक अमाउंट फिक्स होता है, अगर वो एनर्जी उसको मिलेगी तभी वो एक्साइट करता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, सैंपल्स को या अलग अलग एटम्स को डिटरमाइन करते हैं उनका स्पेक्ट्रा लेकर के। ठीक है, स्पेक्ट्रा मैंने समझा चुका हूँ कि जो भी वेव लेंथ्स आ रही हैं उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप जचा दोगे तो उसको क्या बोलोगे, उसका स्पेक्ट्रा बोल दोगे। बस एटम का स्पेक्ट्रा वही होता है कि अगर जो फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में जचा दो, वेवलेंथ के ऑर्डर में जचा दो, और उसको अगर आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वो उसका स्पेक्ट्रा है। ठीक है, उस स्पेक्ट्रा से आपको क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है। चलिए जी, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे स्पेक्ट्रा के बारे में बातें। स्पेक्ट्रा क्या होता है और कैसे हम उसको डिटरमाइन करते हैं। तो एक सैंपल था, ठीक है, एक सैंपल है, मान लो यहां से आपने वेवलेंथ डाली, लाइट डाली यहां से, और यहां पर वो लाइट निकली और उसको एक डिटेक्टर लगा दिया, डिटेक्टर लगा दिया, डिटेक्टर लगा दिया। उसने क्या किया, ये लाइट को डिटेक्ट कर लिया। और इस सैंपल से क्या फर्क पड़ा, तो क्या होता है कि जो ये लाइट है इसके अंदर क्या है, एनर्जी है। अब कोई भी चीज है, मान लो कोई भी चीज है, वो अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी तो वो अमाउंट वहां से डिडक्ट हो जाएगा ना। अब मान लो आपके अकाउंट में 500 रुपए हैं, अगर आपको 500 रुपए हैं, तो आप अगर आपको 100 रुपए की जरूरत है, तो अगर आपने 100 रुपए का ट्रांजेक्शन कर लिया है, आपने विड्रॉ करवा लिए हैं 100 रुपए, तो 400 बैलेंस दिखाएगा। ऐसे ही यहाँ होता है, लाइट की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। यहाँ से लाइट जाती है, इस सैंपल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे। तो डिटेक्टर को पता लग जाएगा कि इसके अंदर ये वाली जो एनर्जी थी वो इस सैंपल ने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं और देखते हैं कि कौन सी वाली लाइट उसके अंदर नहीं दिख रही है। ठीक है, अगर मान लो इस सैंपल के अंदर बहुत सारे एटम ए बी सी हैं, इस सैंपल के अंदर मान लो ए बी और सी हैं, और वो क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एब्जॉर्ब क्या करेंगे, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे, वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करेंगे ना। वेवलेंथ को जो एब्जॉर्ब करेंगे तो यहां पर मिसिंग दिखेगी, वो मिसिंग वेवलेंथ आपको डिटेक्टर बता देगा। मिसिंग वेवलेंथ के बारे में कौन बता देगा, डिटेक्टर बता देगा। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट से हमें डिटरमाइन होता है। इसी टेक्निक को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम क्या करेंगे, कोई अननोन सैंपल लेंगे, उसके अंदर डाल देंगे, और डिटेक्टर से हम देखेंगे कि कौन सी वेवलेंथ मिसिंग है या कौन सी एनर्जी लेवल को इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो भी पहले एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, सारे जितने भी एटम्स हैं उनका स्पेक्ट्रा लेकर के उन्होंने कंप्यूटर के अंदर फीड कर रखा है। अब जो ये
यहाँ पर रिजल्ट आएगा कि ये वाली मिसिंग है, उसको हम कंप्यूटर में जो रिजल्ट है उससे मैच करके देखेंगे। तो एक सॉफ्टवेयर होता है वो आपको बता देता है कि इसके अंदर ये एटम है, क्योंकि जो हर एक एटम जो होता है उसकी एनर्जी लेवल अलग अलग होते हैं, ठीक है, और उसका जो बिहेवियर है वो भी अलग होता है। तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये ऐसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से अलग अलग डिफरेंट सैंपल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, पता लगाते हैं कि कौन सा क्या चीज है, ठीक है। उसके बाद आता है इमिशन स्पेक्ट्रा। ये तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा था कि एब्जॉर्ब कर लिया, डिटेक्टर से पता लगा लिया कि एब्जॉर्प्शन हुआ है या नहीं है। अब हम करेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसके अंदर आता है हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा उसी के अंदर आता है, और उसी के ऊपर फिर आपकी एनर्जी लेवल्स भी बनेंगे, और उसी के अंदर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो वो सब अभी आपका स्टार्ट होने वाला है। हम कैसे समझेंगे? हम ऐसे समझेंगे कि एक एटम है ए, वो उसको क्या किया, उसको गैसियस स्टेट में ले आए। गैसियस स्टेट में क्या होगा, एटम्स जो होंगे वो कहां होंगे, दूर दूर होंगे। ए एटम, बहुत सारे एटम्स हैं ए के, लेकिन ये बहुत दूर दूर है। तो हमने क्या कर लिया, एक तरह से इनको अलग अलग कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम एक एटम को पकड़ेंगे, एक एटम को क्या करेंगे, पकड़ेंगे। एक एटम को क्या करेंगे, यहां पर मान लो ये एटम है, एटम का क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और ये क्या होंगी, ये इसके एनर्जी लेवल्स हो गए, ये इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमें पता नहीं है कौन से कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ये सब हम बाद में समझेंगे, ठीक है। पहले हम क्या समझ रहे हैं कि आपने इसको एनर्जी दी, ए अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली। तो जो एटम होता है ना, वो क्या करता है, वो अकेला है। पहले बात तो ये कि ये एटम गैसियस स्टेट में है तो अकेला होगा, ठीक है। गैसियस स्टेट का जो एटम है उसको आइसोलेट कर लेते हैं, फिर उसके अंदर क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। एनर्जी देंगे तो क्या होगा, एनर्जी देंगे तो ये एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट कैसे हो जाएगा, इसके ऊपर ये एनर्जी लेवल्स है, मान लो अभी मैंने बनाए थे ना, तो ये इसके एनर्जी लेवल्स हैं। अब यहां पर मान लो क्या था, इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन था, आपने क्या किया, एनर्जी दी उसको, एच म्यू, मान लो एच म्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको दी। उसने क्या किया, एक्साइट कर दिया। एक्साइट करके वो, ये मान लो N1 स्टेट, ये N2 स्टेट, ये N3 स्टेट, ये N4 स्टेट, यहां पर जाके इलेक्ट्रॉन बैठ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली और वो एक्साइट हो गया। एक्साइट होके वो हायर स्टेट्स के अंदर चला गया। ऐसे एनर्जी लेवल्स बने होते हैं और वो हायर स्टेट के अंदर चला जाता है। फिर क्या होगा, कुछ टाइम पीरियड के बाद वो क्या करेगा, दोबारा से वापस आएगा। दोबारा से जब वो वापस आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन दोबारा वापस आएगा अपनी ग्राउंड स्टेट में, अपनी ग्राउंड स्टेट में जब वापस आएगा तो उस एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। उसी एच म्यू एनर्जी को वो रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। एक वेवलेंथ ही है, एक रेडिएशन की फॉर्म में उसको क्या कर देगा, इमिट कर देगा। अब वो क्या करते हैं, डिटेक्टर से इसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि कितनी जो लाइट इमिट कर रहा है, जो लाइट दिख रही है, उस इमिटेड लाइट को डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है। अब क्या है कि हर एक जो एटम है ना, जैसे ए एटम है, हमें नहीं पता कि ये कौन सा एटम है, और आपको दे दिया कि भाई ये एक ए एटम है, जाके एक्सपेरिमेंट करो और ये बताओ कि ये एटम कौन सा दिया था तुम्हें। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम उसको एनर्जी देंगे। एनर्जी देंगे तो वो एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होने के बाद वो वापस ग्राउंड स्टेट पे आएगा। ग्राउंड स्टेट पर जब आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। एनर्जी को जो रिलीज करता है वो किस फॉर्म में करता है, रेडिएशन की फॉर्म में करता है। अब जो डिटेक्टर है उसके पास पुराना डेटा पड़ा हुआ है ना,
पुराना डेटा पड़ा हुआ है तो वो क्या देखता है कि अगर मैंने एनर्जी दी और उसके बाद एक मुझे लाइन दिखी, लाइन का मतलब पूरा विबग्योर है, मतलब विबग्योर का मतलब कि यहां पर जो लाइट है ना, जो लाइट उसने रिलीज की है या जो रेडिएशन उसने रिलीज की है वो रेडिएशन की वेवलेंथ जो होगी, वेवलेंथ होगी, मान लो ये येलो लाइट को इमिट कर रहा है, क्या हो रहा है, येलो लाइट को इमिट कर रहा है। अगर कोई एटम जब ग्राउंड स्टेट पर आने के बाद जो एनर्जी रिलीज करता है और येलो लाइट को इमिट करता है तो हम बोलते हैं कि वो एटम कौन सा है, सोडियम है। ठीक है, तो हम ऐसे पता लगा लेते हैं कि कौन सा एटम था ये। फिर से समझो, ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में बात कर रहे हैं, इससे पहले हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में बात कर रहे थे। इसके अंदर डिफरेंस ये होता है कि जब ये एनर्जी रिलीज करता है तो एक लाइन शो करता है। ठीक है, कोई भी एटम जो होता है उसके एनर्जी लेवल्स इस तरह से डिजाइन होते हैं कि जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आए तो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करे। अब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज कर रहा है वो अगर येलो के वेवलेंथ से मैच करे तो येलो कलर शो होगा। अगर मुझे येलो कलर दिखेगा और डिटेक्टर को येलो कलर दिखेगा तो वो मैच करेगा पुराने रिकॉर्ड से। पुराने रिकॉर्ड में दिखेगा कि अगर किसी एटम के जो इमिशन स्पेक्ट्रा है वो येलो कलर शो कर रहा है तो वो एटम सोडियम है। ठीक है, ऐसे फिंगरप्रिंट्स होते हैं हर एक एटम के, हर एक मॉलिक्यूल के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। उन फिंगरप्रिंट से ही हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि कौन सा एटम क्या है या कौन सा वाला एटम हमें मिला है। ठीक है, हमें पहले नहीं पता होता और एटम तो दिखता भी नहीं है तो हमें नहीं पता होता, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा सकते हैं कि वो कौन से वाला एटम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट से आगे हम सीरीज के बारे में देखेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में देखेंगे और आपको और भी चीजों की जानकारी होगी इससे। ठीक है, तो आपको समझना क्या है कि जब एक्साइटेड स्टेट से एटम ग्राउंड स्टेट पे आता है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे आता है तो वो एक रेडिएशन को इमिट करता है। ठीक है, रेडिएशन को अगर वो इमिट करेगा तो हम जो डिटेक्टर है वो डिटेक्ट कर लेगा कि वो किस एटम की है। आई बात समझ में? तो ऐसे हम डिटरमाइन करते हैं और इसी को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा क्यों बोला? क्योंकि एक लाइन आ रही है। ठीक है, बहुत सारा बैंड नहीं आ रहा, एक लाइन आ रही है, इसीलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रा बोला जाता है। अब जो मैंने एनर्जी लेवल्स बना दिए, अब मैंने क्या किया, ये एनर्जी लेवल्स को बना दिया। अब ये एनर्जी लेवल्स होते तो हैं लेकिन पहले तो पता नहीं था ना, तो इनको कैसे पता लगाया गया? हाइड्रोजन की हेल्प से लगाया गया। कैसे? हाइड्रोजन को बार बार एनर्जी दी गई। मान लो ये ग्राउंड स्टेट है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में बात हो रही है। हाइड्रोजन को एनर्जी दी गई और क्या किया गया, पहले इन लेवल्स का नहीं पता था, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, वो यहाँ पे एक्साइट हो गया, फिर वापस आया, एनर्जी दे दी, हमें पता लग गया कि यहाँ पर इतनी एनर्जी देते हैं तो एक N1 एनर्जी लेवल प्रेजेंट है। ठीक है, जहां पर एक्साइट हो जाता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है। फिर दोबारा से इसको देखा तो अब की बार देखा कि N2 पर भी है, एक N2 लेवल है जो इतनी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट हो जाएगा। ऐसे ही N3 लेवल है, ऐसे ही N4 लेवल है, ऐसे ही N5 लेवल है और ऐसे ही N6 लेवल है। तो जो चीज आपको रदरफोर्ड नहीं बता रहा था, रदरफोर्ड क्या नहीं बता रहा था कि कितने एनर्जी लेवल्स हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो अब हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे, वापस ग्राउंड स्टेट पे लाएंगे तो हमें पता लगेगा कि एक और एनर्जी लेवल है, ऐसे ही यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो ऐसे करते करते हमने डिस्कवर कर लिया कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिट्स होते हैं। उन ऑर्बिट्स जो ऑर्बिट्स होते हैं वो डिस्क्रीट एनर्जी पे सिचुएटेड है। ऐसा नहीं है कि वो क्या है कि पहले एक आ गया फिर उसके बाद कितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दो वो अगले एक्साइट हो ही जाएगा। इतने अमाउंट की दोगे तभी एक्साइट होगा और फिर उसके बाद इतने अमाउंट की दोगे तभी एक्साइट होगा। तो एक लेवल फिक्स है, डिस्क्रीट है
इसलिए हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन एटम होता है उसको हम लाइन स्पेक्ट्रा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लाइन स्पेक्ट्रा से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं कि एक एटम के अंदर कितने एनर्जी लेवल्स हैं या फिर कितने ऑर्बिट्स हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइट होता है, कैसे वो वापस आता है। तो ये सब चीज़ें हम हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर पढ़ेंगे। उसी के अंदर आपकी जो लाइमन बाल्मर सीरीज हैं वो आएंगी, ठीक है। तो आप उसका वेट कीजिए, अगली वीडियो में उसके बारे में आएगा। अभी कंसेप्ट बिल्ड किया है मैंने आपका कि कैसे एनर्जी को लेता है एटम और कैसे फिर वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वापस एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो ये हमने देखा है यहाँ तक, ठीक है। आप पढ़िए और वो जो मैंने न्यूमेरिकल में एक्स की वैल्यू थी ना, वो एक्स की वैल्यू आपको डिटरमाइन करके हम मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है अगर आप कर पाओ तो, ठीक है। बाकी तो मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है उसमें, कैलकुलेशन है, वो तो आप वैसे भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आपका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। थैंक यू।